हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं जो कि इंडियन पिनल कोड 1860 से जुड़ा है। साथियों इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे तो पहले हम ये रेंज इसका एनालिसिस करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सेक्शंस भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ जो लैटिन मैगजीम हैं साथियों, उन लैटिन मैगजीम्स को भी हम देखेंगे। जो मेंस रिया क्या होता है, एक्टर्स रिया क्या होता है, बाकी सभी को सभी सेक्शन के साथ हम इसको डील करने वाले हैं। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने लिया है पीडीएफ लिया है इंडियन पिनल कोड का। और अगर हम एक्ट नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक्ट नंबर है 45 नंबर का एक्ट है 1860 का। ये 1860 का एक्ट नंबर 45 है। आपको ये लर्न करके रखना है। और साथियों आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया। तो साथियों आप सभी को पता है कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा इस इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया गया था। साथियों जब हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड की, तो सबसे पहले हमें इंडेक्स देखना चाहिए। और इंडेक्स हमको देखने से ये पता चलता है कि हाँ हमारे इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करके रखी गई हैं। तो साथियों मैं आपके लिए इंडेक्स लेकर के आता हूँ और उसी इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे डील करेंगे। साथियों देखिए, जो हमारा सबसे पहला हमारा जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 1, जिसमें एप्लीकेबिलिटीज़ के बारे में बात की जाती है कि क्या एप्लीकेबिलिटीज़ होती हैं, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन भी चाहें तो कह सकते हैं। इसमें कितने सेक्शंस के बारे में हमको बताया है, तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 5 के बीच में हमको एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए मिलता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं साथियों चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में हम जाते हैं तो हमको जनरल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलता है। ये देखने के लिए मिलता है सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक हमको ये देखने के लिए मिलता है। अब साथियों ट्रेंड बदल चुका है। अब एग्जामिनेशन में रेंज वाइज क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस रेंज में क्या चीज़ें डिफाइन करके दिया है। अगर हम चैप्टर 3 की बात करते हैं साथियों, तो ये आपका पड़ जाता है सेक्शन नंबर 53 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 के बीच में आपको ये पड़ जाता है। चैप्टर 3 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 4 की अगर हम बात करते हैं, तो साथियों ये सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 जो आपका चैप्टर होता है, 106 जो सेक्शन होता है वहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 4 डील करता है। और इसको हम लोग जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से, जनरल एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। सॉरी दोस्तों, जनरल एक्सेप्शन के नाम से इसको जानते हैं। अगर हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 में हम देखते हैं साथियों कि हमारा अबैटमेंट के बारे में डील करता है। और अबैटमेंट हमारा चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक डील करता है, तो 107 से लेकर के 120 तक हमारा ये अबैटमेंट चैप्टर 5 डील करता है। चैप्टर 5A की हम बात करते हैं साथियों, किसकी 5A की बात करते हैं, तो इसमें दो सेक्शंस को हमको देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 120A और सेक्शन नंबर 120B, हमको ये एक चैप्टर ही बना दिया गया है और इसको 5A का नाम दिया गया है। साथियों जब हम नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर हमको 6 देखने के लिए मिलता है। और चैप्टर नंबर 6 में बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट्स के बारे में बात करता है। और चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन 121 से लेकर के 130 के बीच में चैप्टर नंबर 6 में हमारे दिए रहते हैं। चैप्टर नंबर 7 की हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी के बारे में दिया है। अगर सेक्शन की बात करते हैं तो 131 से लेकर के 140 के बीच में इसमें सेक्शन प्रोवाइड किए गए। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटीज़ की बात की जाती है। और ये सेक्शन की बात करते हैं तो 141 से लेकर के 160 तक हमारे इसमें सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। चैप्टर 9 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे ऑफेंसेस बाय और रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात करता है। और सेक्शन 161 से लेकर के 171 के बीच में हमको यहाँ पे सेक्शंस देखने के लिए मिल रहा है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9A के बारे में। हमारे पास एक और अमेंडमेंट, जहाँ पे A कैपिटल A लग रहा है साथियों, आप समझ जाइए कि ये अमेंडमेंट करके डाला गया है। तो 9A को देखते हैं और यहाँ पे बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस के बारे में बात करता है। किससे, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस के बारे में बात करता है। और इसमें कौन सा सेक्शन है हमारा, 171A से लेकर के I तक इसमें डिफाइन किया गया है। 171A से लेकर के I तक यहाँ पे डिफाइन किया गया है चैप्टर नंबर 9A में। चैप्टर अगर हम 10 देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात किया जाता है। अगर सेक्शन हम डील करते हैं तो सेक्शन नंबर 170 से लेकर के 172 से लेकर के 190 के बीच में हमको यहाँ पे सेक्शंस चैप्टर नंबर 10 में हमको देखने के लिए मिलता है इंडियन पिनल कोड की। चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के बारे में बात करता है। और ये सेक्शन हम डील करते हैं 191 से 229A तक हम ये सेक्शन डील करते हैं। चैप्टर नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स की बात करता है। और ये डील करता है सेक्शन नंबर 230 से लेकर के 263A तक ये डील करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सेक्शन नंबर
चैप्टर नंबर 12 तक आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब हम बात करते हैं साथियों चैप्टर नंबर 13 के बारे में। अब देखिए चैप्टर नंबर 13 में क्या आता है, यहाँ पे आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजरमेंट से हमारे पास आता है, और यहाँ पे किस सेक्शन से लेकर के 264 से लेकर के 267 के बीच में यहाँ पे सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 14 की हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे आता है ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टीज के बारे में आता है, और ये कहाँ से डील करता है, तो दोस्तों ये 268 से लेकर के 294A तक ये डील करता है हमारा। चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं साथियों, तो ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन्स के बारे में बात करता है। चैप्टर नंबर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन्स की बात करता है, और ये सेक्शन की बात करते हैं तो 295 से लेकर के 298 तक आपको ये डील करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है साथियों, हम यहाँ पे डील करते हैं, हम यहाँ पे साथियों सबसे बड़े चैप्टर को हम डील करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 16, और ये सबसे बड़ा चैप्टर होता है, और ये चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडीज़ की बात करता है। यहाँ पे सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 299 से हमारा जो कल्पेबल होमोसाइड्स की बात की जाती है, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो 299 से लेकर के 377 तक ये डील करता है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 17 की हम बात करते हैं साथियों, तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता है। ये बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें 378 से लेकर के 462 तक हमारा चैप्टर डील करता है, सेक्शन डील करता है। चैप्टर नंबर 18 की हम बात करते हैं तो फॉर्जरी एंड प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में बात करता है, जो कि हमारा सेक्शन डील करता है 463 से लेकर के 489E तक यहाँ पे डील करता है। तो आप सभी चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्जर्व करके हुए चलिएगा, और कोशिश करिएगा कि जब आप पढ़िएगा तो साथियों बेयर एक्ट लेकर के पढ़िएगा, और बेयर एक्ट से आप देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहेंगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19 को हम यहाँ पे डील करते हैं। अब चैप्टर नंबर 19 में दिया है हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में दिया जाता है, जो कि सेक्शन हमारा 490 से लेकर के 492 के बीच में हमको ये देखने के लिए मिलता है। चैप्टर नंबर 20 की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज के बारे में बात करता है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 493 से लेकर के 498 तक ये डील करता है। फिर हमारे पास चैप्टर 21 आ जाता है, जिसमें डेफेमेशन की बात करता है, और कहाँ तक दिया है 499 से लेकर के 502 तक हमको यहाँ पे डेफेमेशन के बारे में दिया गया है। तो 21 तक आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर चैप्टर नंबर 22 में आते हैं, जो यहाँ पे देता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्टिंग एंड एनॉयंस के बारे में देता है, जो कि डील करता है सेक्शन नंबर 503 से लेकर के 510 मीन्स 510 तक डील करता है। और लास्ट चैप्टर है जो कि हमारे आईपीसी का है, वो चैप्टर नंबर 23 है, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस के बारे में देता है, मीन्स कि अटेम्प्ट से ये डील करता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन दिया गया है, 511 नंबर का एक सेक्शन इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन पिनल कोड में कोई ऐसा भी चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर दिया गया है, एक सेक्शन ही दिया गया है, तो वो सेक्शन नंबर आपका 511 है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा था। तो साथियों इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर लिया, जो भी रेंज होना चाहिए था रेंज को मैंने बता दिया। अब यहाँ पे साथियों हम डील करेंगे, किसको डील करेंगे, अब हम डील करेंगे एक एक सेक्शंस को, कि सेक्शंस क्या कहता है, और सेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम सारी बातों को यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट्स के बारे में बात करता है। ठीक, आपको इसको देख करके पता चल जाता है कि इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है, और इसके नॉट एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है, मीन्स कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा हमारा इंडियन पिनल कोड, और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 तक के बारे में बात करता है। जो हमारा इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर 1 है, ये सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 के बीच में बात कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। अगर नॉट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं साथियों, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन पिनल कोड हमारा एप्लीकेबल कहाँ कहाँ नहीं होगा। और क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन में बनता है वो यही बनता है कि हमारा इंडियन पिनल जो कोड है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये स्पेशल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जो इंडियन पिनल कोड होता है वो स्पेशल लॉ पर नहीं एप्लीकेबल होता है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये किसी भी लोकल लॉ पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। इंडियन पिनल कोड न स्पेशल लॉ पे एप्लीकेबल होता है, न लोकल लॉ पे एप्लीकेबल होता है, न किसी भी म्यूटनी कानून पे ये एप्लीकेबल होता है। किसमें नहीं एप्लीकेबल होता है, अगर म्यूटनी से रिलेटेड अगर कोई वर्क किया गया है तो म्यूटनी कानून पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट डिजर्टन, अगर कोई डिजर्टर है, अगर उससे रिलेटेड कोई कानून बन गया है तो उस पर भी हमारा इंडियन पिनल कोड हमारा क्या करेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कौन सा सेक्शन है आपका, ये सभी नॉट एप्लीकेबल के बारे में मैंने बता दिया। अब आप
जब पता चल जाता है कि नॉट एप्लीकेबल क्या है, तो आपने नॉट एप्लीकेबल देख लिया, स्पेशल लॉ पे नहीं लागू होगा, लोकल लॉ पे नहीं लागू होगा, म्यूटिनी लॉ पे नहीं लागू होगा, साथ ही साथ जो डिजर्टर से रिलेटेड जो मामले हैं उस पर भी नहीं लागू होगा। तो आपको एनालिसिस करके अब ये पता तो चल गया कि हाँ लागू कहाँ नहीं होते हैं। जब हमको लागू नहीं होते हैं ये चीज़ मालूम है, तो अब बाकी सभी जगहों पे क्या होता है, हमारा इंडियन पिनल कोड अच्छे से लागू होता है। साथियों अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो यहाँ पे होल इंडिया के बारे में बात करता है। हमारा जो भी कानून लागू होता है कहाँ पे लागू होता है, होल ऑफ द इंडिया पे लागू होता है। अगर सेक्शन नंबर 2 को छोड़ देते हैं, 2 में ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है कि सिंपली ये ऑफेंसेस को डील करता है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। अगर कोई भी ऑफेंसेस अगर आपने कमिट कर दिया, आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड को आप यहाँ पे टेकअप करते चलिए, आपको सेक्शन से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप उत्तराखंड जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे सेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन बेस्ड ही आपको मार्क करके आना है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 में ऑफेंस की बात करता है। सेक्शन नंबर 3 की अगर तरफ हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है। मीन्स कि लीगल अंडर इंडियन लॉ के बारे में बात कर रहा है भारतीय विधि के अनुसार विचारण यहाँ पे किया जाएगा। सेक्शन नंबर 3 में कह रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई भी ऑफेंसेस का चार्जेस लगा है तो उसको भारतीय विधि के अनुसार ही आपके ऊपर क्या किया जाएगा, विचारण किया जाएगा। सेक्शन नंबर 3 ये कह रहा है। सेक्शन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये किस चीज़ के बारे में कहता है, ये इंडियन सिटीजन्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, जो कि रजिस्टर्ड हैं इंडिया में। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, अगर उसका कोई भी पोत है, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, अगर वो भारत में रजिस्टर्ड है तो किसका माना जाएगा, वो भारत का माना जाएगा। ठीक, सेक्शन नंबर 4 में। अगर सेक्शन नंबर 4 को हम और यहाँ पे बाइफरकेट करके हम आपको बताना चाहेंगे साथियों, तो सेक्शन नंबर 4 से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है किस किस चीज़ के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सबसे तो पहले सिटीजन्स के बारे में दिया है, फिर शिप और एयरक्राफ्ट के बारे में बात किया है, फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट बात किया है कंप्यूटर रिसोर्सेज के बारे में, जो कि 2009 में यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। साथियों आगे हम देखते हैं, यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 को हम डील कर रहे हैं और इसमें आपको पता चल गया कि 2009 के बाद से जो कंप्यूटर रिसोर्सेज की हम बात करते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर रिसोर्सेज पे भी क्या होगा, लागू होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 को हमने डील कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट सेक्शन आता है चैप्टर नंबर 1 का, वो सेक्शन नंबर 5 आता है और साथियों ये बताता है सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। मीन्स कि किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ओवर राइडिंग इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। और सेक्शन नंबर 5 से आज तक आपके एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन आप इसको जानते रहिएगा कि ये ओवर राइडिंग इफेक्ट्स की बात कर रहा है। और किस टाइप के ओवरराइडिंग इफेक्ट्स की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 5। तो साथियों ये बात कर रहा है इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होगा। कहाँ पर लागू नहीं होगा, एयर पे, आर्मी पे, नेवी पे, साइलर पे, सोल्जर पे, ये किसी पर भी क्या होता है, हमारा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन नंबर 5 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि नॉट एप्लीकेबल, ये स्पेशल लॉ पे नहीं लागू होगा, ये लोकल लॉ पे नहीं लागू होगा, ये म्यूटिनी लॉ पे लागू नहीं होगा, ये डिजर्सन लॉ पे लागू नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी। तो चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब साथियों आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करता है। और ये जनरल एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरा जिसमें जो भी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 52A तक जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ये हमारे लिए रेलिवेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। अगर साथियों मैं कहूँ तो जो भी बात यहाँ पे एक्सप्लेन्ड किया गया है सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 52A में जो भी बात एक्सप्लेन किया गया है, उसका वही मतलब निकाला जाएगा जो कि पूरे इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत होगा। देखिए सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 6 हमको देखने के लिए मिलता है और सेक्शन नंबर 6 बात करता है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। साथियों हमारे पास एक चैप्टर नंबर 4 है इंडियन पेनल कोड में ही, चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम लोग जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। और जब हम कभी भी पढ़ेंगे सेक्शन जनरल एक्सेप्शन को, जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो किसके साथ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 6 को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ये उसी के बारे में बात करता है कि जब हम कभी भी जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 6 को हम क्या करेंगे, उसके साथ ध्यान में रखेंगे। उसी के बारे में सेक्शन 6 बताता है। सेक्शन 7 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। अगर किसी भी चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया तो उसका मतलब वही होगा जो बार बार एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। सेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड की बात कर रहा है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की, जिसमें जेंडर के बारे में बात करता है
ये सिंगल लाइन का सेक्शन है और इन सभी सेक्शन को सिर्फ आप अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे तो ये आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा। ठीक, बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 की। इसमें नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। अब कौन सा नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो नंबर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 10 हमारा बात करता है मैन एंड वुमेन्स के बारे में बात करता है कि मैन किसको कहा जाता है, किसको वुमेन कहा जा सकता है, किस एज के आदमी को हम मेल कहेंगे, मैन कहेंगे, किस एज की औरत को हम फीमेल कहेंगे, ये सभी बात हमको सेक्शन नंबर 10 से पता चलता है। सेक्शन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पर्सन्स कौन होता है। क्या पर्सन में कंपनी भी इंक्लूड होता है, बॉडी ऑफ एसोसिएशन भी इंक्लूड होता है, कॉरपोरेटेड बॉडी और नॉट, इन सभी चीज़ों को क्या इंक्लूड माना गया है कि नहीं माना गया है, ये सभी हमको पर्सन से देखने के लिए पता चलता है। साथियों हम बात करते हैं पब्लिक की, जो सेक्शन नंबर 12 में हमको पब्लिक दिया गया है। पब्लिक में बात करता है कि पब्लिक में क्या क्या इंक्लूड माना गया है। इसमें क्या कम्युनिटी को इंक्लूड माना गया है, किसी क्लास को इंक्लूड माना गया है, तो जी हाँ, पब्लिक में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड माना गया है। सेक्शन 13 पे हमको दिमाग ही नहीं लगाना है क्योंकि सेक्शन 13 जो है हमारा साथियों पहले से ही ओमिटेड है और ओमिटेड सेक्शन पे हमको एकदम दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 पे, तो सेक्शन नंबर 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है कि कौन सर्वेंट हो सकता है गवर्नमेंट का। तो साथियों सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आप सभी को पता है कि जो ऑफिशियल मेंबर हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, किसके एम्प्लॉयड हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, उनको सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। सेक्शन नंबर 15 रिपील्ड है, 16 भी रिपील्ड है। सेक्शन नंबर 17 में हम बात करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है कि गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं, कौन होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल एज दैट, यही होता है गवर्नमेंट का मतलब। और ये सेक्शन बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे फोकस्ड कर रहा हूँ, वरना यहाँ पे फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सेक्शन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया की बात करता है। पहले साथियों आप लोगों ने सुना होगा जब इंडिया के साथ एक्सेप्ट जे एंड के आता था, क्या आता था, एक्सेप्ट जे एंड के। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि 2019 में जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आ जाने की वजह से, किसके वजह से, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आ जाने की वजह से अब संपूर्ण भारत पे किसका राज है, अब आईपीसी का राज है। आईपीसी पहले जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, पहले वहाँ पे रणधीर संहिता लागू होता था। लेकिन जब 2019 में जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हो गया, कब से लागू हो गया साथियों, तो 31 अक्टूबर 2019 से। कब से लागू हो गया, 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया। और 2019 के बाद लागू होने के बाद से क्या हो गया, ये हमारा आईपीसी है, ये होल ऑफ इंडिया पे क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। ये इसकी कहानी है और इस कहानी को आपको जान करके रखना है, ये कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब से लागू हुआ, तो ये इंडिया। जज की बात करते हैं तो ये सेक्शन 19 में बता दिया है कि जज किसको कहते हैं, किसी भी पर्सन को जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होता है, कैसे, एज अ जज, उसको हम क्या मानते हैं, उसको जज मानते हैं। सेक्शन नंबर 20 की हम बात करते हैं। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता है, सेक्शन नंबर 20 में कहता है कि हम कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको कहेंगे, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे, क्या किसी बिल्डिंग को हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे, तो उसी के बारे में सेक्शन नंबर 20 डील करता है। तो यहाँ पे कह रहा है द कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जजेस, ये किसको डिनोट करता है, ये जजेस को डिनोट करता है, किसी बिल्डिंग को नहीं डिनोट करता है कि नहीं ये बिल्डिंग है तो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ जज साहब बैठ जाएंगे। अगर वो एक पेड़ के नीचे भी बैठ जाते हैं जज साहब, तो उसको क्या माना जाएगा, उस जगह को कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सेक्शन आ जाता है जो कि सेक्शन नंबर 21 होता है और इसमें पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात किया जाता है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होता है और कौन कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। ये चीज़ हमको देखने के लिए बार बार मिलता है साथियों कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया। ये कंट्रोवर्सी का मामला है और यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बहुत आपको देखने के लिए मिलेंगे सेक्शन नंबर 21 से। तो इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ और मैं आपको बताने का काम करता हूँ कि किसको किसको पब्लिक सर्वेंट माना गया है और किसको किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। अगर साथियों हम बात करते हैं बाइफरकेट करके कि पब्लिक सर्वेंट किसको माना गया है, तो 1 मिनट का आप टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। पेन ले लें मैं। अगर हम साथियों यहाँ पे मैं आपसे बता रहा था कि अगर माना जाए कि किसको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, तो साथियों मैं आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ कि किसको किसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि
हम म्यूनिसिपल कमीशन को, किसको साथियों, तो म्यूनिसिपल कमीशन जो होता है, म्यूनिसिपल कमीशन को हम क्या मानते हैं, हम एज अ पब्लिक सर्वेंट इसको मानते हैं। अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ को और सर्वेंट ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटी को हम क्या मानते हैं साथियों, तो इसको हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप इसको बाय द टाइमिंग आप अपने नोट्स में लिखते रहिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नेशनल बैंक, किसको, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं किसके, नेशनल बैंक के जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं साथियों, उसको भी क्या माना जाता है, उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट एंड मिनिस्टर्स को हम क्या मानते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। और ये बातें हमको कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो साथियों एम करुणानिधि साहब का एक केस आया था, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया था, उसी में बताया गया था कि चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनको क्या माना जाता है, इनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। और किसको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, चेयरमैन ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड्स जो होते हैं इनको भी हम क्या मानते हैं, इसको भी हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। फिर साथ ही साथ जो विलेज के कोतवाल होते हैं, कौन, जो विलेज के कोतवाल साहब लोग होते हैं इनको भी हम लोग क्या मानते हैं, इनको भी पब्लिक सर्वेंट ही हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो कमिश्नर अपॉइंटेड होते हैं किसके द्वारा, बाई सिटी सिविल कोड के द्वारा, इनको भी हम क्या मानते हैं, इसको भी हम पब्लिक सर्वेंट ही मानते हैं। कमिश्नर अपॉइंटेड बाई सिटी सिविल कोड के द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं इनको भी हम पब्लिक सर्वेंट ही मानते हैं। तो ये रहा सारा आपका डेटा जो कि पब्लिक सर्वेंट हम किसको कहते हैं उससे रिलेटेड था। अब साथियों ये भी आप जान जाइए कि किसको किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि किसको हम लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं, क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है असिस्टेंट सिविल इंजीनियर एम्प्लॉयमेंट बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हम लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं। एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय यूनिवर्सिटी, जो एग्जामिनर अपॉइंट होता है यूनिवर्सिटीज़ में, इसको हम पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं। एमएलएस को, जो एमएलए साहब होते हैं इनको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता है। किस केस के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता है, तो साथियों आपके पास एक केस लॉ आया था आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले का ये मामला था और इसमें कहा गया था कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, एमएलए जो होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। हमारे पास एक और नेक्स्ट चीज़ आ जाता है सर्वेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको भी पब्लिक सर्वेंट के रूप में नहीं माना जाता है। अगर हम सेक्शन नंबर 21 को डील करते हैं तो इतनी चीज़ों को अगर आप जानते रहेंगे कि किसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा जाता है, तो ये साथियों आपका एग्जामिनेशन में आपको फंसाने का कार्य करेगा, लेकिन आप फंसेंगे नहीं। एक और केस मैं बता देता चाहता हूँ, पीएम को क्या माना जाता है, क्या पीएम को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है कि नहीं माना जाता है। तो साथियों इससे भी रिलेटेड एक केस आया था और वो किसका केस आया था, तो वो पीवी नरसिम्हा राव का केस था और उसमें कहा गया था कि जो पीएम साहब होते हैं इनको पब्लिक सर्वेंट के रूप में देखा जाता है। जो पीएम साहब होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो हमने 3 केस लॉ भी आपको यहाँ से बताया है। कौन कौन सा केस लॉ बताया है मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैंने केस आपको बताया है, जिसमें कि कहा जाता है चीफ मिनिस्टर और स्टेट्स के मिनिस्टर क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं किसको पब्लिक सर्वेंट और माना जाता है, जो पीएम साहब होते हैं इनको भी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है और इनका केस लॉ कौन सा है, तो पीएम नरसिम्हा राव का केस है। यहाँ पे ये भी पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता है, तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एमएलए साहब होते हैं जिसमें केस आया था आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले, इसको पब्लिक सर्वेंट हम लोग नहीं मानते हैं। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया सेक्शन 21 को समझाने के लिए। अब हमारे पास अब थोड़ा सा भागने वाला सेक्शन है जिसमें हम सेक्शन नंबर 22 की बात करते हैं। साथियों सेक्शन नंबर 22 भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता है कि किसको हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, किसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा होगा, तो उस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि किसको प्रॉपर्टी कहते हैं, किसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, किसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी होता है जो अटैच्ड होता है, फास्टेंड होता है किससे, जो अर्थ से होता है, इसको हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं और किसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 में। यहाँ पे हमको 2 चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, एक रॉन्गफुल गेन देखने के लिए मिल रहा है और एक रॉन्गफुल लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो अब दोनों चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि रॉन्गफुल लॉस किसको कहते हैं और रॉन्गफुल गेन किसको कहते हैं।
मीन्स कि इसमें होता है नॉट लीगली इंटाइटल्ड। अगर रॉन्गफुल गेन की बात करते हैं तो वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं होता है उस चीज़ को पाने के लिए, लेकिन गलत तरीके से वो क्या करता है, उस चीज़ को ले लेता है, इसीलिए उसको क्या होता है, उसको रॉन्गफुल गेन होता है। और रॉन्गफुल लॉस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे अनलॉफुल मीन्स से किसी के भी प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, ले लिया जाता है, इसीलिए इसको रॉन्गफुल लॉस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भाई साहब रॉन्गफुल गेन में इंटाइटल्ड नहीं थे, नॉट इंटाइटल्ड थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, गलत तरीके से ले लिया, तो इसको रॉन्गफुल गेन कहा जाएगा। और रॉन्गफुल लॉस में कहा जा रहा है कि वो इंटाइटल्ड नहीं था देने के लिए, लेकिन उसको क्या था, वो इंटाइटल नहीं था लॉस को बेयर करने के लिए, लेकिन उसको यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है सेक्शन नंबर 23 में। सेक्शन नंबर 24 को हम देखते हैं तो यहाँ पे डिसऑनेस्टली की बात करता है। अब डिसऑनेस्टली क्या होता है, किसको हम लोग डिसऑनेस्टली कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, आपको चीट किया जाता है, आपको साथ फ्रॉड किया जाता है, इसको डिसऑनेस्टली कहा जाता है। सेक्शन नंबर 25 में फ्रॉडुलेंटली हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इंटेंशन क्या होता है साथियों फ्रॉडुलेंट का, सिर्फ आपको सेक्शन ही लर्न करना है। सेक्शन नंबर 25 में क्या दिया है फ्रॉडुलेंटली के बारे में, यहाँ इंटेंशन होता है, किस चीज़ का इंटेंशन होता है साथियों फ्रॉडुलेंटली में, टू डिफ्रॉड करने का। किस चीज़ का इंटेंशन होता है कि आपको डिफ्रॉड किया जाए, सेक्शन नंबर 25 में यही इंटेंशन होता है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 26 का, इसमें रीज़न टू बिलीव के बारे में बात करता है कि रीज़न टू बिलीव क्या होता है, मीन्स कि आपके ऊपर विश्वास करने का कारण क्या है, किस कारण हम आपके ऊपर विश्वास करें। तो यहाँ पे होता है सफिशियंट कॉज होना चाहिए किसी चीज़ को बिलीव करने का। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ को विश्वास करने का कारण है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने ही बंदूक से गोली मारा था, तो आपके पास क्या पर्याप्त कारण है विश्वास करने का कि हाँ इन्होंने ही गोली मारा था, तो हाँ हमारे पास पर्याप्त कारण है, मैंने अपने आंख से देखा था कि इनके द्वारा ही बंदूक से गोली मारी गई थी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम रीज़न टू बिलीव कहेंगे, विश्वास का कारण कहेंगे, क्योंकि इस यहाँ पे सफिशियंट कॉज पता चल रहा है कि हाँ इनके द्वारा डायरेक्ट देखा गया है कि इनके द्वारा क्या किया गया है, गोली से मारा गया है। तो इसी को रीज़न टू बिलीव के नाम से हम जानते हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 27 की, तो यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ क्लर्क एंड सर्वेंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कोई प्रॉपर्टी है जो किसके पोजीशन में, या तो वाइफ के पोजीशन में, या तो क्लर्क के पोजीशन में, या सर्वेंट के पोजीशन में। तो माना किसके पोजीशन में जाएगा, तो भी माना जाएगा कि वो मालिक के ही पोजीशन के अंतर्गत बिलोंग कर रहा है। फिर सेक्शन नंबर 28 की हम बात करते हैं, तो 28 में काउंटर फीट के बारे में बात करता है। अब काउंटर फीट का मतलब क्या होता है साथियों, किसी चीज़ को सेम हू बहू वैसे ही बना देना और उसको क्या करना, रिजम्बल, जैसे कि एक जुड़वा नहीं होता उसी तरह जुड़वा के रूप में इसको बना देना, उसी को काउंटर फीट के नाम से हम लोग जानते हैं सेक्शन नंबर 28 में। सेक्शन नंबर 29 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। अब किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, तो साथ ही वो डॉक्यूमेंट या तो डिजिटल हो सकता है, वो तो साइन में हो सकता है, या फिर वर्ड में हो सकता है, किसी भी प्रकार में वो डिस्क्रिप्शन दे सकता है। कैसे कैसे दे सकता है, या तो मैटर में होगा, लेटर में होगा, मार्क्स में होगा, या फिगर में होगा। ये हमारा क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है। और इसको हम अगर पढ़ना चाहें तो किसके साथ पढ़ सकते हैं, तो साथियों जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि डॉक्यूमेंट में क्या आता है। डॉक्यूमेंट किसी भी जगह लिखा जा सकता है, या किसी भी पदार्थ पे आप लिख सकते हैं, या किसी भी सब्सटेंसेस पे आप लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसी के साथ साथ हमको देखने के लिए मिल रहा है सेक्शन नंबर 29A, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। अब साथियों ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने के बाद से इसको क्या किया गया, 2000 में जो आईटी एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, उसके बाद से हर जगह जहाँ जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स की जिक्र होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी क्या किया गया, इंक्लूड कर दिया गया। तो ये 29A को आप लर्न करके रखेंगे, क्योंकि ये अमेंडेड चीज़ है 29A, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बने हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 में, जिसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ की बात की जाती है कि किसको हम लोग वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ मानेंगे, क्या कौन ऐसा चीज़ होता है, कौन ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ मानते हैं। सेक्शन नंबर 30 में यही हमको देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 31 में और विल को हम देखते हैं। विल का मतलब क्या होता है, कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से होता है, किसी वसीयती लेख से होता है हमारा विल, सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 32 को हम देखते हैं, तो यहाँ पे दे रहा है इलीगल ओमिशंस के बारे में। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी इलीगल ओमिशन किया जा रहा है तो उसके बारे में सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 33 में एक्ट ओमिशंस के बारे में दे रहा है कि एक्ट ओमिशन क्या होता है, किसको हम लोग एक्ट ओमिशन कहते हैं। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है साथियों, वो आ जाता है सेक्शन नंबर 34, जिसमें हम लोग कॉमन इंटेंशंस की बात करते हैं कि क्या होता है कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कॉमन इंटेंशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसको हमें देखना है।
तो साथियों अगर हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज़ के बारे में भी हम कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए मिलता है और इसके भी बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सेवरल पर्सन्स होते हैं और सेवरल पर्सन्स के द्वारा क्या किया जाता है, कोई ना कोई कांड किया जाता है और उसमें सबकी सहभागिता क्या होती है। यहाँ पे वर्ड लिखा है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सबका एक जैसा क्या होना चाहिए, फर्दरेंस होना चाहिए कॉमन इंटेंशन। और साथियों सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो आपको 2-3 केस लॉ मैं बताना चाहूँगा, जो कि 2-3 केस लॉ पे ही हमारा सेक्शन नंबर 34 अप्लाई होता है और उसी से रिलेटेड ये मामला है। सबसे तो पहले हमारा जो केस आता है वो बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का मामला आता है, जिसको कि हम लोग पोस्ट मास्टर केस के भी नाम से जानते हैं। बस आप केस को नाम से याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 34 से ये डील करता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को आप बस सुने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। सेक्शन नंबर 34 को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं इंडियन पिनल कोड के, और इसमें सबसे पहला जो मैं केस आपको बता रहा हूँ वो बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का केस बता रहा हूँ। क्या है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का मामला है, किंग एम्परर का मामला है। और इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो इसको पोस्ट ऑफिस केस के भी नाम से जाना जाता है, इसको पोस्ट ऑफिस केस के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक, हमारे पास 34 से रिलेटेड एक और केस आता है जिसका नाम है महबूब शाह वर्सेस एम्परर का मामला है। कौन सा मामला है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का मामला है, और ये भी हमारे सेक्शन नंबर 34 से ही डील करता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट केस लॉ आता है सेक्शन नंबर 34 से, वो ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला है साथियों। ये भी हमारे कॉमन इंटेंशन से ही डील करता है और ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। फिर हमारे पास जो केस लॉ आता है वो पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का मामला आता है, और ये सभी जितने भी केस मैंने आपको बताया है ये सभी केस आपको सेक्शन नंबर 34 के साथ आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे ऐसे केस हैं कि यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर साथियों हम सेक्शन नंबर 34 को हम बाइफरकेट करके देखेंगे कि किस प्रकार से सेक्शन नंबर 34 काम करता है, तो ये किस चीज़ में इसको हम बाइफरकेट करेंगे, तो 4 पार्ट्स में हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। एक तो कमीशन ऑफ सम क्रिमिनल एक्ट्स पे ऊपर काम करता है। सेक्शन नंबर 34 को अगर देखते हैं तो ये क्या करता है, ये कमीशन ऑफ सम क्रिमिनल एक्ट्स की बात करता है, सम क्रिमिनल एक्ट की बात ये करता है। दूसरा बात करता है बाई मोर देन 1 पर्सन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बाई मोर देन 1 पर्सन के द्वारा ये कार्य किया जाता है सेक्शन नंबर 34 में। और जो नेक्स्ट बात किया जा रहा है, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम के द्वारा किया जाता है। मीन्स कि सबका क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, उसी के फर्दरेंस में ये कार्य किया जाता है। और जो लास्ट बात करता है सेक्शन नंबर 34, इसको डिकोड करके आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ईच पर्सन इज लाइबल फॉर दिस एक्ट, सभी पर्सन अपने अपने कार्य के लिए क्या होंगे, समान रूप से जिम्मेदार होंगे, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। इन द सेम मैनर एज इफ इट इज डन इन एनी ऑफ देम एलॉन, अगर उसने अकेले भी उस काम को किया है तो जितने भी मेंबर इसके साथ थे सभी को माना जाएगा कि सभी के द्वारा ये क्या किया गया है, समान तरीके से एक्ट जो भी किया गया है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में किया गया है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन नंबर 34 से आपके लिए रेलिवेंट थी, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम लिया। बात करते हैं सेक्शन नंबर 33 के बारे में, 35 के बारे में। तो साथियों 35 की अगर हम बात करते हैं तो 35 आपके लिए उतना रिलेवेंट सेक्शन नहीं है। यहाँ से अगर क्वेश्चन भी बनता है तो आपको इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन बनता है, और इंडेक्स में कहाँ से क्वेश्चन बनता है, नॉलेज और इंटेंशन। बस आप इसका कीवर्ड लर्न करके रखिएगा, इसमें लास्ट में नॉलेज और इंटेंशंस के बारे में बात करता है। कैसा नॉलेज होना चाहिए, कैसा इंटेंशन होना चाहिए, तो क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशंस के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 36 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे साथियों किस चीज़ की बात करता है, पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशंस के बारे में बात करता है। बस ये कीवर्ड आप रखे रहिएगा, पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशंस के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 37 की बात करते हैं तो यह कोऑपरेशंस के बारे में बात करता है, कोऑपरेशन बाय डूइंग सेवरल एक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। अगर कोऑपरेशन के द्वारा कोई भी एक्ट किया जा रहा है तो उससे ये डील कर रहा है। और सेक्शन नंबर 38 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे गिल्टी बाय डिफरेंट ऑफेंसेस के बारे में ये डील कर रहा है। किसके बारे में, गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस के बारे में डील कर रहा है। अगर साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्शन नंबर 35 के बारे में, फिर से अगर रिविजन मैं कराना चाहूँगा तो आप सेक्शन नंबर 35 में क्या याद रखेंगे, नॉलेज एंड इंटेंशन को रखेंगे, नॉलेज एंड इंटेंशन को रखेंगे, ये आपके लिए कीवर्ड हो गया। सेक्शन नंबर 36 में अगर हम देखना चाहेंगे तो पार्टली
एक्ट बाई और पार्टली ओमिशंस के द्वारा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको याद करके रखेंगे सेक्शन नंबर 36 को। 37 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 37 में अभी आपने ऑब्जर्व किया कि क्या चीज़ था, तो 37 में कोऑपरेशंस के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें हम एक्टस रियस के बारे में बात करते हैं। और एक्टस रियस क्या होता है, तो साथियों एक्टस रियस का मतलब होता है जो फिजिकल रिजल्ट होता है किसी भी ह्यूमन कंडक्टर का, उसको हम लोग एक्टस रियस के बारे में बात करते हैं। अब लास्ट यहाँ पे बात करें सेक्शन नंबर 38 में, तो यहाँ पे जो 38 में हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो डिफरेंट ऑफेंसेस को हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब साथियों अगर बात आई गई है कि एक्टस रियस क्या होता है और मेंस रिया क्या होता है, तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मेंस रिया की बात करते हैं साथियों, तो ये क्या होता है, मेंस रिया जो होता है हमारा एक लैटिन वर्ड होता है, और ये लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है, टू ईविल इंटेंट। आपका जो इंटेंशन होना चाहिए कैसा हो रहा है, आपका ईविल इंटेंशन हो रहा है, इसका मतलब यही होता है मेंस रिया का मतलब होता है। मीन्स कि जिसको हम लोग हिंदी में दुराशय कहते हैं, कि मेंस रिया का मतलब होता है कि आपका जो आशय है वो दुराशय है। और एक्टस रिया की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो फिजिकल रिजल्ट होता है ह्यूमन कंडक्टर का, इसको हम लोग एक्टस रियस के नाम से जानते हैं। ये आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगा, और इससे एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि एक्टस रियस क्या होता है और मेंस रिया क्या होता है, दोनों चीज़ आप ध्यान करके रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेक्शन नंबर 39 आता है, जिसमें सिंपल वॉलंटरली के डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। वॉलंटरी के डेफिनेशन में क्या आता है, जिसमें नॉलेज होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, और इंटेंशन होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये वॉलंटरली हो जाता है। क्या क्या होना चाहिए साथियों, तो नॉलेज होना चाहिए, हमारा रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, और साथ साथ इंटेंशन होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ है तो ये वॉलंटरली है। सेक्शन 40 में हमको ऑफेंस देखने के लिए मिलता है कि ऑफेंस क्या होता है और ऑफेंस हम किसको कहते हैं। साथियों जब हम ऑफेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको सीआरपीसी भी देखने के लिए मिलता है, और सीआरपीसी के सेक्शन 2N में हमको ऑफेंस को डिफाइन किया गया। कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2N में हमको ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। प्रत्येक कार्य और कार्य के अवैध में अगर किसी भी प्रकार का लोप किया जा रहा है, किसके समय में, समय परिवर्तन या किसी विशेष स्थान के विधि में, तो वो दंडनीय बना दिया जाएगा। किसके अगेंस्ट, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन नंबर 41 की हम बात करते हैं, तो साथियों ये सिंपली स्पेशल लॉ के बारे में बात करता है। स्पेशल लॉ हम किसको कहेंगे, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट हो गया, यूएपीए एक्ट हो गया, तो इसको स्पेशल एक्ट कहेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन नंबर 42 में लोकल लॉ की बात करते हैं, तो लोकल लॉ में क्या आ जाता है, जैसे मकोका वगैरह जो भी एक्ट बने हैं ये सब लोकल लॉ आ जाते हैं। अगर हम सेक्शन नंबर 43 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इलीगल की बात आती है, लीगली बाउंडेड टू डू के बारे में आ जाती है इलीगल। और इसको हम इलीगल को अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो कहाँ से हम पढ़ सकते हैं साथियों, अगर इसको हम इलीगल को रीड आउट करना चाहेंगे तो सेक्शन नंबर 120A के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अभी जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे इंडेक्स बेस्ड ही आपका क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है वो सेक्शन नंबर 44 आ जाता है, और इसमें इंजरी के बारे में बात करता है। और इसमें इंजरी के बारे में अगर बात करता है तो हम आपको एक शॉर्टकट देते हैं, ये BMPR के बारे में बात करता है, मीन्स की बॉडी माइंड प्रॉपर्टी और रेपुटेशन का। अगर इन चारों चीज़ में से किसी चीज़ का भी अगर आपको इंजरी हो रहा है तो इसको माना जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, इंजरी हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 44 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग। बात करते हैं सेक्शन नंबर 45 में, यहाँ पे लाइफ के बारे में बात कर रहा है। अब लाइफ का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बींग के लाइफ के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे एनिमल के लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे फिर 45 में लाइफ के बारे में, 46 में डेथ के बारे में बात कर रहा है कि जो डेथ को डिनोट करता है, किस चीज़ को, डेथ को। सेक्शन नंबर 47 में एनिमल्स को डिनोट करता है कि हम किसको एनिमल कहेंगे, किसी भी क्रिएचर्स को या एनी अदर ह्यूमन बींग्स को हम क्या कहेंगे, एनिमल कहेंगे। सेक्शन नंबर 48 में हमको वेसल्स देखने के लिए मिल रहा है कि वेसल्स क्या है, वेसल्स हम किसको कहते हैं, कि वेसल्स का मतलब ये होता है कि जिसको किसी भी चीज़ के लिए कन्वे के लिए रखा जाता है, जैसे समुद्री जहाज हो गया, चाहे कोई भी जलयान हो गया, उसको वेसल्स के नाम से जानते हैं। 49 में ईयर एंड मंथ्स के बारे में पूछता है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ये भी पूछ देता है कि ये जो हम लोग ईयर और मंथ फॉलो करते हैं ये कैसा, किस कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं, क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, क्या ब्रिटिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो साथियों आपका जो आंसर होगा वो ब्रिटिश कैलेंडर होगा, क्योंकि जो मंथ और ईयर की बात कर रहा है किस में, आईपीसी में बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, वो ब्रिटिश कैलेंडर की बात कर रहा है। और उसी ब्रिटिश कैलेंडर को हम लोग क्या करते हैं, आईपीसी के अंडर फॉलो करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन नंबर 50 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, और सेक्शन का मतलब वही होता है जो सेक्शन अभी मैं लगातार बोल रहा हूँ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। बात करते हैं सेक्शन नंबर 51 में, जिसको हम लोग ओथ कहते हैं।
अब ओथ का मतलब क्या होता है, जिसको कि हम लोग सोलमनी अफर्मेशन करते हैं, मीन्स कि उसका कन्फर्मेशन करते हैं। और ये ओथ कहाँ पे दिया जाता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस ओथ को दिया जाता है। सेक्शन नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुड फेथ की बात करता है। गुड फेथ में क्या आता है साथियों, गुड फेथ का मतलब होता है ड्यू केयर एंड अटेंशन में अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको हम लोग गुड फेथ मानते हैं। और लास्ट इसमें अमेंड करके एक सेक्शन डाला गया है, सेक्शन नंबर 52A, जिसको हम लोग हार्बर के नाम से जानते हैं। और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्बर क्या होता है और हार्बर क्यों डाला गया। तो साथियों इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है और ऑफेंस कमिट करने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अगर शरण देता है तो हम उसको क्या मानते हैं, तो उसको हम हार्बर मानते हैं। और एक केस लॉ भी मैं यहाँ पे आपके सामने कोट करना चाहूँगा इसी के संपर्क में, कि एक नलनी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था साथियों। उसमें हार्बरिंग से रिलेटेड मामले को बताया गया है। कहा गया है कि जो राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, किसका साथियों, तो जो राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, तो वो एसेसिनेशन करके क्या किए थे सब, वो आ करके किसी के घर में छिपे थे सब। तो वो उनको क्या दिया था, वो जो व्यक्ति उनको शरण दिया था, जो व्यक्ति उनको रहने का घर दिया था, वो उसको क्या किया था, संश्रय दिया था। उसी को हम क्या मानते हैं, उसी को हम हार्बरिंग कहते हैं। और यही हमारे लिए हार्बरिंग का काम करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और साथियों चैप्टर नंबर 3 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें बात किसके बारे में करते हैं, हम पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं। और आईपीसी किस चीज़ से डील करता है दोस्तों, तो ये पनिशमेंट से ही डील करता है। ये बताता है कि कितना पनिशमेंट हम देंगे, किस किस प्रकार के पनिशमेंट देंगे। अगर पनिशमेंट देंगे तो सिर्फ पनिशमेंट ही दे करके थोड़े नहीं छोड़ेंगे, हम इसके साथ में हम फाइन भी देंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में ऑफ पनिशमेंट में। अब आगे स्लाइड करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 में हम आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको सेक्शन नंबर 53 दिखता है कि हमारे पास कैसा कैसा पनिशमेंट है, कितने पनिशमेंट हैं, कौन कौन से पनिशमेंट हैं। तो साथियों मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहूँगा कि पहले आपके पास 6 पनिशमेंट हुआ करते थे। कितने पनिशमेंट हुआ करते थे, अगर आपके राजस्थान का पेपर आता है तो वहाँ पे ऑप्शन 6 ही देता है कि कितने पनिशमेंट होते हैं इंडियन पिनल कोड में, तो 6 पनिशमेंट होते हैं, आपको 6 ही मार्क करना है। लेकिन अगर आप यूपी का पेपर देते हैं और उत्तराखंड का पेपर देते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन में 6 भी आता है और 5 भी आता है, तो आपको ऑप्शन में मारना 5 ही है। क्योंकि उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है और उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का जो लोक सेवा आयोग है, उसने 5 माना है कि हाँ हमारे पास कितने पनिशमेंट है इस समय हमारे पास 5 पनिशमेंट है। तो कौन कौन से पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो साथियों हम डेटरेंट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, प्रिवेंटिव थ्योरी के बारे में बात करते हैं, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के बारे में बात करते हैं, रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में बात करते हैं और एक्सपायरेटरी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। अगर हम पनिशमेंट को डील करते हैं तो इस 5 प्रकार के थ्योरीज को हम क्या करते हैं, डील करते हैं। अब हम ओरिजिनली देखते हैं सेक्शन नंबर 53 में कौन कौन से पनिशमेंट होते हैं। तो साथियों मैं यहाँ पे आपको बाइफरकेट करके एक एक पनिशमेंट के बारे में बता रहा हूँ। अगर सेक्शन 53 को हम डिवाइड करते हैं तो देखिए साथियों 5 प्रकार से कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। सबसे पहले हमारे पास डेथ पनिशमेंट की बात आती है, फिर हमारे पास आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में। किसके बारे में आता है, LI के, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर हमारे पास एक और इम्प्रिजनमेंट आता है इम्प्रिजनमेंट विच ऑफ द 2 काइंड्स। ये 2 प्रकार का इम्प्रिजनमेंट होता है। कौन कौन से इम्प्रिजनमेंट होता है, तो साथियों एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है और एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। आपने कभी कभार सुना भी होगा, अक्सर मूवियों में देखने के लिए मिला भी होगा आपको, कि तुमको सश्रम और कठोर कारावास दिया जा रहा है और तुमको क्या दिया जा रहा है, सादा कारावास भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के भी कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। साथ ही साथ साथियों हमको फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को भी देखने के लिए मिलता है कि हमारी संपत्ति को भी क्या किया जा सकता है, फॉरफीच किया जा सकता है, उसको जब्त किया जा सकता है। और लास्ट में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, फाइन भी हमको देखने के लिए मिलता है। तो साथियों यहाँ पे आपके पास जो मेनली 5 प्रकार के पनिशमेंट है, इन्हीं सभी 5 प्रकार के पनिशमेंट को हमारे आईपीसी में डिफाइन किया गया है और यही सभी पनिशमेंट हमको इम्पोज किया जाता है अगर हमारे द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है। तो इसी 5 पनिशमेंट्स में से हमको पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इससे अलग जा करके हमको कोई भी पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। साथियों अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 53 नंबर सेक्शन को तो आपने डील कर लिया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 53A में। यहाँ पे दे रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात किया जाता है। अब साथियों ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि आपको ट्रांसपोर्ट करके वो कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, मीन्स कि आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, एक जगह से दूसरे जगह हटा दिया जाता था। सेक्शन नंबर 53A में बात करते हैं सेक्शन नंबर 54 में
तो यहाँ पे कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है साथियों? तो कम्यूटेशन के बारे में बात करता है। किसके सेंटेंसेस के? डेथ सेंटेंस का किस प्रकार से कम्यूटेशन होगा, उससे रिलेटेड ये बारे में बात कर रहा है। अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 55, और सेक्शन नंबर 55 में हम देखते हैं तो यहाँ पे दे रहा है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में दे रहा है। जब हम 55 में कम्यूटेशन की बात करते हैं साथियों, तो ये 14 साल के लिए होगा। अगर सेक्शन नंबर 55 में हम कम्यूटेशन करते हैं तो ये 14 साल के लिए आपकी सजा को कम्यूट किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 55A में अगर देखते हैं साथियों, तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में देखने के लिए आपको मिलता है कि क्या होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। किसको हम लोग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं? जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार में जो सरकार है उसको हम क्या कहेंगे? उसी को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहेंगे। और जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन लेना होता है किसके द्वारा लिया जाता है साथियों? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसीजन और निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्शन नंबर 57 में। यहाँ पे फ्रैक्शनिंग ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में बात करता है कि अगर किसी के भी सजा को अगर फ्रैक्शन में किया जाता है तो कितने साल के लिए होगा। तो साथियों अगर फ्रैक्शनिंग की हम बात करते हैं तो ये 20 ईयर के लिए होता है। अगर सजा की हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन 20 ईयर में होता है, जो कि सेक्शन नंबर 57 से डील कर रहा है। और सेक्शन नंबर 55 में एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये 14 साल के लिए होता है। अगर कम्यूटेशन की बात करते हैं तो कम्यूटेशन 14 साल के लिए होता है, और फ्रैक्शनिंग की बात करते हैं तो ये 20 ईयर के लिए फ्रैक्शनिंग होता है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 55 और 55A, और सेक्शन नंबर 57 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास आ जाता है सेक्शन नंबर 60, जो कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ये बात कर रहा है सिंपल और रिगरस के बारे में। किस चीज़ के सिंपल और रिगरस के बारे में? जो कर रहा है सेंटेंसेस में बी इन सर्टेन केसेस इम्प्रिजनमेंट होलली और पार्टली सिंपल और रिगरस। कभी कभी कोर्ट के द्वारा सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि कुछ सेंटेंस इसका रिगरस होगा और कुछ सेंटेंस इसका क्या होगा? सिंपल होगा। उसी के बारे में ये डील करता है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 63 डील करता है अमाउंट ऑफ फाइन से, कि क्या अमाउंट होना चाहिए फाइन का। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर 10 करोड़ का हमने फाइन लगा दिया, तो उसी के फाइन के बारे में बात कर रहा है। फाइन आप लगा सकते हैं, लेकिन फाइन यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। आप फाइन लगाइए, उसके औकात को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं। सेक्शन नंबर 64 को हम यहाँ पे डील करते हैं। तो 64 करता है कि सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर सेंटेंस उसको दिया गया है और साथ साथ उनको फाइन भी अवार्ड किया गया, लेकिन वो फाइन नहीं पे कर पा रहे हैं, तो फाइन नहीं पे कर पा रहे हैं तो भाई साहब के ऊपर क्या किया जाएगा? फाइन के एवज में भी पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है? जब हम सीआरपीसी को पढ़ते हैं साथियों, और सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 30 को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट मजिस्ट्रेटों के पास पावर होता है। जैसे सीजीएम के पास अपना पावर होता है और जेएम फर्स्ट के पास अपना पावर होता है। वो अपने पावर के सजा का क्या दे सकते हैं? यहाँ पे डिफॉल्ट सेंटेंस दे सकते हैं अगर आपने पेमेंट नहीं किया है किसका? फाइन का। तो जब सीआरपीसी के साथ सेक्शन नंबर 64 सेक्शन नंबर 30 के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बात करते हैं सेक्शन नंबर 65 में। सेक्शन नंबर 65 में साथियों कह रहा है कि लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवार्ड। जब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन को क्या किया जा सकता है? अवार्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे साथियों बात करता है 1/4 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। अगर लिमिट लगा दिया गया है इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में, तो यहाँ पे कितना सज़ा नहीं दिया जा सकता? 1/4 से ज़्यादा सज़ा नहीं दिया जा सकता। और आपके एग्जामिनेशन का सवाल ही यही होता है कि कितना नहीं दिया जा सकता है? 1/3, 1/2, 1/4। तो आपका आंसर जो होगा वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 सेक्शन नंबर 66 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन्स के बारे में बात कर रहा है कि क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में। सेक्शन नंबर 69 की हम बात करते हैं, तो नहीं 67 की बात करते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली। अगर सिर्फ और सिर्फ वो फाइन से ही पनिशेबल था तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो जब सिर्फ और सिर्फ फाइन से ही पनिशेबल था तो उसके बारे में सेक्शन नंबर 67 कर रहा है, उसको सिंपल नेचर का पनिशमेंट दिया जाएगा। किस टाइप का पनिशमेंट दिया जाएगा साथियों? तो उसको सिंपल नेचर का पनिशमेंट दिया जाएगा 67 में। 68 में हम बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। इम्प्रिजनमेंट कब किया जाएगा? जब उसके फाइन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तब वो डील करता है। सेक्शन नंबर अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आ जाता है साथियों, सेक्शन नंबर 70 आ जाता है। सेक्शन नंबर 70 में कह रहा है फाइन लेवाइड विद इन 6 ईयर ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू बी डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम दी लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है
6 साल तक हम क्या कर सकते हैं, उसको मरने के बाद 6 साल तक हम क्या कर सकते हैं, फाइन को वसूल सकते हैं। और ये हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है, ये हमको देखने के लिए मिलता है सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 31 में हमको देखने के लिए ये चीज़ें हमको मिलती हैं। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है साथियों, वो सेक्शन नंबर 73 आ जाता है और 74 आ जाता है और 75 आ जाता है। इन तीनों सेक्शंस को यहाँ पे डील करते हैं। 73 में कह रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है। किस चीज़ की बात कर रहा है साथियों, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है, मीन्स कि एकांत परिरोध के बारे में बात किया जा रहा है। 74 में बात कर रहा है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, और 75 में बात कर रहा है इनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17। इन दोनों चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा है कि अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आपने ऑफेंस किया तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको साहब इनहांस पनिशमेंट दिया जाएगा। और उसी इनहांस पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 73 के बारे में, तो साथियों ये समझने लायक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 73। इसमें बात करता है किस चीज़ के बारे में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होना चाहिए, अगर 1 मंथ का अगर किसी भी व्यक्ति को सज़ा दिया जा रहा है, अगर सेक्शन नंबर 73 में अगर 1 मंथ का किसी भी व्यक्ति को सज़ा दी जा रही है, तो उसके सज़ा के बारे में बताया जा रहा है कि कितने दिन आप उसको उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे। मीन्स कि 3 महीने से ज़्यादा आप किसी भी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हैं। ठीक, कितने दिन से ज़्यादा, तो 3 महीने से ज़्यादा आप किसी भी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हैं। 1 साल के भीतर आप उसको 3 महीने से ज़्यादा आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखेंगे। ठीक, ये बातें आपको समझनी होंगी। अगर 6 महीने का सज़ा मिला है तो आप उसको 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। अगर 6 महीने से लेकर के 12 महीने का सज़ा उसको दिया गया है तो आप 2 महीने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। अगर 12 महीने से ज़्यादा का उसको सज़ा मिला है तब आप 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, लेकिन एक बार में 7 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। ये भी सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यही बातें बताई गई हैं सेक्शन नंबर 74 में। और साथ में सेक्शन नंबर 75 आपने देख ही लिया कि इनहांस पनिशमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि कितनी आसान तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से आपने सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 ऑफ इंडियन पीनल कोड को डील किया। अब साथियों बारी आ जाती है चैप्टर नंबर 4 की। अब इसको हम साथियों नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम जो चैप्टर नंबर 4 होता है हमारा जनरल एक्सेप्शंस के, हम जिसको जानते हैं, जिसमें 76 से लेकर के 106 तक डिफाइन किया गया, इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे। साथियों इस वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर आपको इस टाइप का सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, हमें अप्रिशिएट करने का कोशिश करें कि सेक्शन टाइप का और किस सब्जेक्ट का लाया जा सकता है। उन सभी चीज़ों का मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए सेक्शन वाइज लेकर के आऊँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।